नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं पॉलिटिक्स, क्राइम और दुनिया की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। अफगानिस्तान में लगातार तालिबान का कब्जा होता जा रहा है। तालिबान अब तक अफगानिस्तान के 18 प्रांतों पर कब्जा कर चुका है। तालिबान आतंकी अब काबुल से महज 70 किलोमीटर दूर रह गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कई देश अफगानिस्तान से अपने लोगों को सुरक्षित निकालने में जुट गए हैं। ये देश अपने नागरिकों और राजनयिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सैनिक भेज रहे हैं। तालिबान के जुल्म से परेशान होकर भाग रहे अफगान नागरिकों के हालात को देखकर भी पाकिस्तान का दिल नहीं पसीजा। पाक रेंजरों ने चमन बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे सैकड़ों अफगान शरणार्थियों की भीड़ पर गोलीबारी की है। तालिबान ने इस बॉर्डर पोस्ट को अपने कब्जे में लेने के बाद से ही बंद कर रखा है। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात के बीच वहां शांति कायम करने के मकसद से कतर की राजधानी दोहा में बैठक हुई। इस बैठक में शामिल दर्जन भर देशों ने तालिबान को चेतावनी दी है कि अगर उसने काबुल पर हिंसा के जरिए कब्जा किया तो उसे कोई मान्यता नहीं देगा। सेंट्रल चीन के हुबेई प्रांत में बाढ़ और बारिश ने कहर ढा रखा है। यहां अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है और 4 लोग लापता हैं, जबकि हजारों लोग बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 55 पिस्टल और करीब 50 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 4 बदमाश यूपी और दिल्ली के रहने वाले हैं और हथियारों की ये खेप मध्य प्रदेश और मेवात से दिल्ली लाए थे। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है, जिसके बाद से पुलिस और एजेंसियां सचेत हैं। आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए राजधानी दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया है। पंजाब के अमृतसर में 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। यहाँ के पॉश इलाके रंजीत एवेन्यू में एक घर के सामने कूड़े के ढेर से हैंड ग्रेनेड मिला है। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते की मदद से बम को कब्जे में ले लिया है। साथ ही इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स सीज की है। इस कार्रवाई के दौरान एनसीबी के अधिकारियों पर ड्रग्स स्मगलरों ने जानलेवा हमला भी किया, जिसमें 4 अधिकारी घायल हुए हैं। एनसीबी के मुताबिक मुंबई के मानखुर्द से लेकर वाशी के बीच जंगल के इलाके में ड्रग्स का बड़ा रैकेट चल रहा था। कानपुर युवक की पिटाई मामले में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस अब तक 6 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। युवक पिटाई मामले में 5 लोग नामजद हैं, जबकि 8 से 10 लोग अज्ञात हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर रवाना होगी। ये कमेटी हाई एल्टीट्यूड पर जवानों की वर्दी, राशन के प्रोक्योरमेंट की समीक्षा करेगी। कांग्रेस ने दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया केंद्र सरकार न्याय मांगने वालों की आवाज दबा रही है। राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर ट्विटर पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा, मेरा अकाउंट बंद करना सिर्फ मेरी आवाज नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की आवाज को बंद करना है। ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण है। पंजाब कांग्रेस के आधा दर्जन विधायक कैप्टन के खिलाफ शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे। इस दौरान विधायकों ने हरीश रावत और वेणुगोपाल से मुलाकात की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को सिद्धू ने चैलेंज दिया है। सिद्धू ने कृषि कानूनों पर कहा, सीएम कृषि कानून वापस ले या फिर विधायक वापस ले लेंगे। असम सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसमें किसी भी मंदिर के आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र में गौ मांस की खरीदी बिक्री पर रोक का प्रावधान किया गया है। देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों की खरीदी, बिक्री, मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। मोदी सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुट गई है। केंद्र सरकार ने कोविड आपात प्रतिक्रिया पैकेज के तहत राज्यों
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 14,744 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। देश में जल्द नाक से दिया जाने वाला टीका आ सकता है। भारत बायोटेक को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन पर कार पार्किंग सेवा 32 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम 364 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 119 रन बनाए हैं। उन्मुख चंद ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्मुख चंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया जाएगा। महिला क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया जाना तय है। इंग्लैंड की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान दौरे पर जाएगी। यह दौरा अक्टूबर में होगा। रेसलर विनेश फोगट का WFI से सस्पेंड किए जाने पर बयान सामने आया है। विनेश फोगट का कहना है, कोरोना टेस्टिंग न होने की वजह से उसने टीम से दूरी रखी थी। दुनिया पर इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसका नाम है तालिबान। बीते 1 महीने में एक अच्छे खासे मुल्क का जो हाल हुआ है वो दुनिया देख रही है। अब हालात ये हो गए हैं कि पूरा का पूरा मुल्क पूरी तरह से आतंकियों की गिरफ्त में आने वाला है, क्योंकि आतंकी राजधानी काबुल की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसे तालिबान की जीत माना जाए या अफगानिस्तान की हार, या फिर इसके लिए जिम्मेदार किसी तीसरे को ठहराया जाए, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि अफगानिस्तान में फिर से 2 दशक पुरानी वही तस्वीरें दिख रही हैं जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आतंकी खुलेआम राइफल टांगे घूम रहे हैं, किसी को भी मौत के घाट उतार रहे हैं, साफ शब्दों में कहें तो कत्लेआम मचा रहे हैं। तालिबान आतंकियों ने अफगानिस्तान के पुलेआम शहर पर कब्जा कर लिया है। पुलेआम शहर राजधानी काबुल से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर है। आतंकी जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो अगले 4-5 घंटों में काबुल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे होंगे। तालिबान किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसका अंदाजा आपको इन आंकड़ों से लग जाएगा। 7 दिन के अंदर तालिबान की सुनामी आ गई है। 18 राज्य तालिबान के कब्जे में आ गए। 7 अगस्त को निमरूज, 8 अगस्त को कुंदूज, 8 अगस्त को ही तखर, जावजान और सरे पुल पर कब्जा किया। 9 अगस्त को समनगान पर कब्जा किया। 10 अगस्त को फरहा और बागलान पर कब्जा किया। 11 अगस्त को बदख्शान, 12 अगस्त को गजनी और हेरात पर कब्जा किया और 13 अगस्त को बदगिज, हेलमंड और कंधार को अपने कब्जे में कर लिया। तालिबान जिस आक्रामकता से आगे बढ़ता जा रहा है उससे काबुल समेत अफगानिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता चल पा रहा कि कल या फिर अगले कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। लोग अपने शहरों, कस्बों और घरों से भाग रहे हैं ताकि तालिबान लड़ाकों से बच सके। अफगानिस्तान में हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं अब वो देखिए। जुलाई तक 90% अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकल गई। इसके बाद तालिबान ने धावा बोल दिया। जुलाई और अगस्त का अंतर आप देखिए। जुलाई में 141 इलाके अफगान सेना के कब्जे में थे। 90 इलाकों पर तालिबान का कब्जा था और 167 इलाकों में लड़ाई चल रही थी। लेकिन अगस्त आते आते 114 इलाके ही अफगान सेना के कब्जे में बचे हैं। 132 इलाकों में तालिबान का कब्जा है और 152 इलाके ऐसे हैं जहां तालिबान और अफगानी सेना के बीच लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती दहशत को देखते हुए अफगानिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया परेशान है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि बेलगाम तालिबान को कैसे रोका जाए। ऐसे में हर देश अफगानिस्तान से अपने बाशिंदों को बाहर निकालने की कवायद में जुटा है। हिंदुस्तान ने पहले ही अफगानिस्तान में रह रहे देशवासियों को अपने मुल्क वापस लौटने को कह दिया है। उधर अमेरिका अपने राजनयिकों और नागरिकों को निकालने के लिए सेना की तैनाती कर रहा है।
U.S. forces Afghanistan forward continue to provide security at the Kabul airport and at the embassy. These are the existing security elements that were already in Kabul. This comprised of attack and lift aviation assets, infantry, security personnel, and some intelligence, surveillance, and reconnaissance assets that are already there at the airport. And they stay there, and they are still doing their jobs in terms of internal security there at Hamid Karzai International Airport. The troop movements that we mentioned yesterday are happening as we speak. अमेरिका ने जैसे ही अफगानिस्तान से मुंह मोड़ा, वहां कत्लेआम मच गया और जो लोग जिंदा भी हैं, उन्हें मौत का डर सता रहा है। अब या तो तालिबान की गोली से मरेंगे या फिर भुखमरी से। अब अफगानिस्तान का क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। किसने तोड़ा, किसने जोड़ा, कितना पूरा, कितना अधूरा। आजादी की 75वीं सालगिरह पर आम आदमी का पहला ओपिनियन पोल, आजादी एट 75, ओपिनियन जनता का। टाइम्स नाउ, नव भारत पर। और अब 5 मिनट में देखिए राज्यों की खबरें। कई वादों, मान मनोबल और निर्देशों के बाद शांत होती दिख रही पंजाब कांग्रेस की सियासी आग फिर भड़कने लगी है। एक बार फिर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं। पंजाब के आधा दर्जन विधायक कैप्टन की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाल ही में दिल्ली में सोनिया गांधी और अमरिंदर सिंह की मुलाकात में आला कमान ने मुख्यमंत्री को सिद्धू के साथ मिलकर काम करने की नसीहत दी थी, लेकिन दिल्ली से हालात संभालने के निर्देश लगता है पंजाब में कम असर कर रहे हैं। तभी तो कैप्टन की पसंद के खिलाफ सलाहकार बनाने की पेशकश करने के बाद पीसीसी चीफ सिद्धू ने एक बार फिर भरे मंच से सीएम को इशारों इशारों में चैलेंज कर दिया। खेती कानून रद्द हो गए, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਕਰਨਗੇ। किसानों, बिजली समेत कई मुद्दों को लेकर काफी वक्त से कैप्टन और सिद्धू में ठनी हुई है। अब कांग्रेस विधायकों का फिर दिल्ली दरबार में आना अंदरूनी कलह को उजागर करता है, लेकिन पंजाब में चुनाव से पहले सत्ता और संगठन में तनातनी से पार्टी को नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। राजस्थान में ये एक या दो नहीं बल्कि कई किसानों की पीड़ा है। राज्य में विधानसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्ज माफी की जाएगी, लेकिन दौसा जिले की लालसोट तहसील के 16 किसानों को बैंक में कर्ज का भुगतान नहीं करने पर नोटिस जारी हुआ है। इन किसानों की संपत्ति को कुर्क करने के बाद अब नीलाम करने की तैयारियां की जा रही है। इसी को लेकर इश्तिहार भी निकाला गया है। नीलामी के लिए नोटिस गया है तो संबंधित पक्षकार या तो कोर्ट न्यायालय में आकर के अपना पक्ष रखें। अगर उनका पक्ष संतोषजनक रखा है तो नीलामी स्थगित भी की जा सकती है, अगर संतोषजनक नहीं होगा तो नीलामी की जाएगी। इस वक्त किसान परेशान हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसे में किसान और विपक्ष दोनों ही गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। 10 दिन के लिए बोले थे, पहले चुनाव के टाइम वादा किया था, तो 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए जब से सरकार बनी, जब से बार बार हमको डरा रही है, धमका रही है। रोज आते हैं और जाते हैं, वो नोटिस दे के जाते हैं। सियासी दावों के बीच अब दौसा समेत राजस्थान के कई किसानों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। ऐसे में क्या गहलोत सरकार चुनाव के वक्त किया गया राहुल गांधी का वादा पूरी तरह निभाएगी? दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर किसी बड़ी आतंकी साजिश के इनपुट्स मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तुरंत कार्रवाई भी करने के आदेश हैं। लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले आजादी पर्व को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। ड्रोन अटैक के साथ ही पुलिस की वर्दी में आतंकियों के शामिल होने की आशंका के चलते भी सुरक्षा को टाइट किया गया है। किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा और हाल ही में दिल्ली में एनकाउंटर को ध्यान में रखते हुए भी सुरक्षा बल पूरी सावधानी बरत रहे हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हर स्थिति से निपटने की पुख्ता तैयारियां पुलिस ने कर ली हैं।
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में मॉनसून ने इस कदर कहर ढाया है कि क्या शहर और क्या गांव सब जलमग्न हो गए हैं। यूपी के वाराणसी में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा किनारे बना सर्विस लेन बाढ़ के पानी में डूब गया है, जिसके कारण सर्विस लेन से फर्राटे भरने वाली गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। सड़कों पर बाइक को तैरा कर ले जाया जा रहा है। कंगन घाट के पास रहने वाले कई घरों के दरवाजे तक पानी में डूब चुके हैं। पटना में गंगा में आई बाढ़ से लोगों के घर तबाह हो गए। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोगों को खाने की समस्या पैदा हो गई है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिया और गाजीपुर समेत प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे कर हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में भारी बारिश से सिलबती नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे 30 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बारिश के चलते हुए हिमाचल के किन्नौर लैंडस्लाइड हादसे में 15 शव निकाले जा चुके हैं। ऐसे में मौसम की मार झेल रहे देश के कई इलाकों के लोगों को और सावधान रहने की जरूरत है। 14 अगस्त का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि टाइम्स नाउ, नवभारत और इनसाइट कंसल्टिंग मिलकर आपके लिए एक ऐसा खास सर्वे दिखाने जा रहा है जो आज से पहले कभी किसी चैनल ने नहीं किया। आम आदमी का ये पहला ओपिनियन पोल है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ओपिनियन जनता का। दिन और समय जरूर याद रखिएगा। सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर भारत सरकार देश में ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों को फ्री में मोबाइल रिचार्ज करवा रही है। क्या है इस मैसेज की सच्चाई, जानिए टाइम्स नाउ नवभारत के स्पेशल सेगमेंट फैक्ट चेक में। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पर धनवर्षा हो रही है तो सोशल मीडिया पर ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में देश के हर मोबाइल यूजर्स को 1 साल तक फ्री मोबाइल रिचार्ज करा रही है। और तो और दावा किया जा रहा है कि बच्चों को कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 2399 रुपए का 12 महीने वाला फ्री रिचार्ज प्लान दे रही है। बाकायदा सोशल मीडिया पर इसके लिए एक लिंक भी वायरल किया गया है। freerecharge.site यह लिंक है और इसमें कहा गया है कि फ्री मोबाइल रिचार्ज का यह प्लान केवल 15 अगस्त तक है, लिहाजा जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ उठाएं। और तो और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस ऑफर का लाभ उठा भी लिया है। इस मैसेज के वायरल होने पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। हमने तमाम साइट्स को खंगाला, कहीं भी इस खबर की सत्यता नहीं मिली। इसके बाद हमने पीआईबी फैक्ट चेक की वेबसाइट को खंगाला तो इस पर भी ये खबर थी, लेकिन पीआईबी ने इस खबर का खंडन किया है। पीआईबी ने साफ किया कि ये झूठी और भ्रामक दावे हैं। सरकार की ओर से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। पीआईबी फैक्ट चेक का कहना है कि यह खबर फर्जी है। भारत सरकार ने फ्री रिचार्ज के बारे में ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। कृपया ऐसे किसी भी फर्जी लिंक पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। इसके साथ ही पीआईबी ने ऐसे लिंक से लोगों को बचाने के लिए आगाह किया है। ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ियों को लगातार पुरस्कार दिए जा रहे हैं। साइबर ठग खिलाड़ियों के नाम पर भी फर्जीवाड़ा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत आपको हमेशा ऐसे ठगों से सावधान रहने की सलाह देता है और ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करने को कहता है, क्योंकि अगर आप लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी साझा करते हैं तो आपके साथ भी ऑनलाइन ठगी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। द प्लास्टिक बैन पर क्या है नया अपडेट, क्या है नई कार स्क्रैप पॉलिसी, देखिए वो खबरें जो आपके काम की हैं। सर्दी आने वाली है, लेकिन सर्दी का नाम सुनते ही दिल्ली वालों को ठंड से नहीं बल्कि प्रदूषण से डर लगता है, क्योंकि ठंड में राजधानी में पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एक नए एक्शन प्लान पर काम कर रही है। शहर में जगह जगह स्मोक टावर लगाने का प्लान है। दिल्ली वासियों को बढ़ते प्रदूषण से राहत देने के लिए दिल्ली में जगह जगह स्मोक टावर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मौजूद हैं और हमारे पीछे ये स्मोक टावर लगा हुआ है जो 16 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इस स्मोक टावर की आपको खासियत बताएं तो इसमें बड़े बड़े 40 पंखे लगे हैं जो प्रदूषित हवा को खींचकर 10 मीटर ऊंचे तक जो साफ हवा है उसको फेंकेंगे। ये करीब 20 करोड़ की कीमत से बन रहा है और 25 मीटर ऊंचा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कनॉट प्लेस में लगे इस स्मोक टावर से दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत मिलेगी।
अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है और पीएफ कटता है तो इस पर ईपीएफओ आपके लिए कुछ अपडेट लाया है। इनमें पीएफ खाते पर मिलने वाले जीवन बीमा से लेकर आधार यूएएन लिंकिंग तक शामिल है। मसलन एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 के तहत बीमा कवरेज को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। हालांकि यह बढ़ोतरी अप्रैल में ही हो चुकी है, लेकिन इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इस बढ़ोतरी के बाद खाते में नॉमिनी का अपडेट होना और भी जरूरी हो गया है। ईपीएफओ के तहत 3 योजनाओं के जरिए बीमा सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। इनमें से एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 खास है। इसके तहत जिन भी एम्प्लॉयज का ईपीएफ मेंटेन किया जाता है वो सभी ऑटोमेटिकली ही इस स्कीम के मेंबर बन जाते हैं। इसके लिए अलग से ना तो मेंबरशिप लेनी पड़ती है, ना ही किसी तरह का प्रीमियम देना पड़ता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर फॉरेक्स के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 347 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट बैंक की वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाकर 3 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना के मुताबिक ऑनलाइन लिखित परीक्षा 9 अक्टूबर को आयोजित की जा सकती है। चयन प्रक्रिया के जरिए आवेदकों की भर्ती सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर समेत 347 पदों पर की जाएगी। बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए। हालांकि न्यूनतम उम्र प्रत्येक पद के लिए अलग है। अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर ने देश में बड़ी तबाही मचाई, लेकिन अब एक बार फिर देश खुल चुका है। अधिकांश राज्यों में प्रतिबंध या तो हटा दिए गए हैं या बहुत मामूली प्रतिबंध लागू हैं। अब इस छूट के बीच में अब हमारे सामने कोरोना वायरस का एक डेल्टा प्लस वेरिएंट है, लेकिन अब डेल्टा प्लस का ये वेरिएंट आया है। क्या है कोरोना का ये नया वेरिएंट और ये कितनी तबाही मचा सकता है, इस डिटेल रिपोर्ट में आप देखिए। जब जब ऐसा लगता है कि कोरोना का चक्र टूट गया, वायरस कमजोर पड़ गया, केसेस कम होने लगे, तब वायरस का म्यूटेंट वेरिएंट डराने लगता है। और अब एक बार फिर खतरे की घंटी बजने लगी है, क्योंकि डेल्टा वायरस पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अब डेल्टा प्लस बन चुका है, यानी खतरा विशुद्ध नया है। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा वेरिएंट से 3 लोगों की मौत सनसनी फैलाए हुए है। तीनों मौत महाराष्ट्र में रत्नागिरी, रायगढ़ और मुंबई में हुई। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे अफसरों की नींद उड़ गई है। मौत की वजह वायरस का नया रूप यानी डेल्टा वेरिएंट प्लस निकला। म्यूटेटेड वायरस की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि मुंबई में वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी महिला को बचाया नहीं जा सका। मौत के करीब 15 दिन बाद महिला की जीनोम सीक्वेंस रिपोर्ट में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई। कि अभी भी डॉक्टर्स की यही सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, तभी शायद डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि चिंता का विषय ये इसलिए हो जाता है क्योंकि मुंबई में ये पहली मौत जरूर है, लेकिन उनके परिवार में 6 लोगों की टेस्टिंग हुई। 6 के 6 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, जिसमें से 2 लोगों के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। इससे पहले रत्नागिरी और रायगढ़ में भी एक मौत की वजह डेल्टा प्लस वेरिएंट ही पाया गया। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 3 महीने में लगातार बढ़ी है। अब तक कुल 36 जिलों में से 17 जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं। महाराष्ट्र में 18 साल से कम उम्र के 7 केस, 19 से 45 साल के 33 केस, 46 से 60 साल के 17 केस, 60 से ज्यादा उम्र के 8 केस कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हैं। यानी खतरा बना हुआ है और वो पांव भी पसार रहा है। ये जो डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट जो हैं वो इतने हैं कि आप एक फैमिली में कोई आ गया तो दूसरों को 100% होने वाला है। तो ये ज़्यादा कंटेजियस है, ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इसमें मौत जल्दी होती है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में नए वेरिएंट डेल्टा प्लस का सामने आना चिंता को बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं हर नए वेरिएंट को खतरे के संकेत के तौर पर देखना चाहिए। सर ये तो ऑलमोस्ट 50% 60% हो सकता है, क्योंकि एक आदमी को हुआ तो वो तो स्प्रेड होने वाला ही है। द बिगेस्ट कंसर्न जो डेल्टा वेरिएंट का है,
एंड द डेल्टा प्लस का है ट्रांसमिसिबिलिटी। हम लोग ऐसे इधर ये रूम में हैं तो हम सबको हो सकता है, और अनफॉर्चुनेटली जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनको भी हो सकता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और जब इनको होता है उनको सिम्टम्स कम होंगे, बट जो वैक्सीनेटेड पीपल है वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो जैसे मुझे हुआ, थोड़े से सिम्टम्स हैं, मैं मेरे पेशेंट को बाहर देखूंगा तो मैं मेरे पेशेंट को भी स्प्रेड करूंगा। दैट इज वो इसमें इतना खतरा है, उसके लिए हमें डर लग रहा है कि क्या होगा। भारत सरकार ने पहले ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक घोषित कर दिया है। समझ लीजिए कि लापरवाही की कोई जगह नहीं। अगर हम अब भी नहीं संभले तो दूसरी लहर से बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, कराते रहें, कोरोना से मिलकर लड़ें और वैक्सीन लेना ना भूलें। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत।